हेलो दोस्तों, मैं अमरीश आप सभी का ट्रिकी मैथ्स गुरु में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी टेट में 8 जनवरी 2020 का जो एग्जाम हुआ था आप लोगों का। तो उसमें हम लोग आज सारे क्वेश्चंस उसके 30 प्रश्न आते हैं मैथमेटिक्स के, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास जो पेपर है वो है सीरीज सी का पेपर है। तो जिनके जिनके पास अगर सीरीज सी का पेपर है तो सीक्वेंस वही होगा, और जिनका भी सीरीज अलग है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस क्रम अलग अलग होगा। बाकी जो प्रश्न है आपके 30 वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसमें पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, या सीरीज सी के अनुसार अगर आप देख रहे होंगे तो 91 नंबर का ये प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है, एक पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात कीजिए। पाइथागोरस ट्रिक इसमें ज्ञात करना है जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है, जिसमें सबसे छोटी संख्या 8 है। ठीक है, ये प्रश्न आया था पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात की जिसमें सबसे छोटी संख्या 8 है। तो चलिए इसको पहले समझ लीजिए क्या कहता है। ये ऑप्शन दिया गया था 8, 9, 10, पहला ऑप्शन था ये। और दूसरा ऑप्शन था 8, 64, 512। सी ऑप्शन था 6, 8, 10। और डी ऑप्शन था, या चौथा ऑप्शन था 8, 15 और 17। 4 ऑप्शन दिए गए थे इसमें। अब देखिए इसको समझ लीजिए है क्या पहले, है ना। ये पाइथागोरस जो ट्रिक है, या इंग्लिश में अगर इसको कहें तो कहता है फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऑफ व्हिच स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। ट्रिपलेट, ये शब्द आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक ट्रिपलेट वाला। इसमें होता क्या है कि 3 संख्याएं होती हैं जो किसी समकोण त्रिभुज का निर्माण करती हैं, या आप ये कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं वो, ठीक। तो इसमें वही कहा गया था पाइथागोरस ट्रिक जिसमें सबसे छोटी संख्या 8 है। अब देखिए 8 तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक। लेकिन आपको यहाँ पर ऐसा ट्रिपलेट बताना था जो पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि भाई कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आप इसको देख भी सकते, चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये 17, 8, 15। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। देखिए आधार का वर्ग यानी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए 17 के स्क्वायर के। तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, और ये आ जाएगा 5 और 9 289। और ये किसका स्क्वायर है दोस्तों, 17 का स्क्वायर है। बाकी ट्रिपलेट ये नहीं फॉलो करेंगे, ये रूल बाकी नहीं फॉलो करेंगे। तो इसलिए इसमें से ये सारे आंसर कैंसिल आउट होके आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। क्लियर है। ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग डिस्कस भी करेंगे जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे इसको विस्तार से। अभी चूंकि पेपर डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा संक्षेप में हम लोग चलेंगे। दूसरा प्रश्न था कि z का मान ज्ञात करो। दूसरा प्रश्न था 92, इसमें z का मान ज्ञात करना था। इसमें यदि संख्या दी गई है, संख्या क्या है 4, 1, 7, Z8। ये संख्या है, ये 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, ठीक। इसमें z का मान ज्ञात करना था, ये है z का मान ज्ञात करो अगर ये संख्या 9 से विभाज्य है। तो दोस्तों 9 की विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 9 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जो भी संख्या दी गई है इनके अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों को जोड़ लीजिए, ये 4 + 1, ऐसे देखिए 4 + 1 + 7 + z और +8। तो बाकी तो जुड़ ही जाएगा, 4, 1, 5, ठीक, 5, 7, 12 और 8, 20। इसको आपने जोड़ लिया, 4, 1, 5, 7, 12 और 8, 20, 20 और प्लस z। अब 9 से विभाजित होना चाहिए, तो z का मान यहाँ क्या रख दें, 7 रख दें, यानी 20 और प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा 27, और 27 9 से कट जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें पहला ऑप्शन, ठीक है। पहला ऑप्शन इसका सही होगा, 7 आंसर होगा। क्लियर है। पेपर लेकर बैठिए तो आपको ज्यादा आसानी मिलेगी। पेपर अगर नहीं भी है जिसके पास तो डाउनलोड कर सकता है, डाउनलोड कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर है इसमें सीरीज सी में। कह रहे हैं कि यदि
यानी 2160 बराबर 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c। तो आपको मान याद करना है 3 टू द पावर a इंटू 2 की पावर माइनस b इंटू 5 टू द पावर माइनस c, ये आपको निकालना है। चलिए देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको सीधा इसी को फैक्टर करके और क्या कर देना है, कंपेयर करा देना है। अब देखिए फैक्टर करने में आपको चालाकी कैसे करनी है। यहाँ पर 5 आ रहा है, ठीक, 3 आ रहा है और 2 आ रहा है, तो पहला काम ये करेंगे 5 से डिवाइड कर दीजिए इसको, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी गुणे 5, ये टूट गया, ठीक। अब ये फैक्टर अपने आप बता रहा है, ये 2 और 3 में टूटेगा, 2 और 3 में टूटेगा, तो 2 और 3 में टूट दिया, 6 से सीधा सीधा भाग कर दें इसको, तो जाएगा इतना 6 सते 42 और 6 दूनी 12 गुणे 5। अब देखिए अब आप आसानी से तोड़ सकते हैं, 8 गुणे 9 में तोड़ दिया जाए इसको, 8 गुणे 9 गुणे 6 गुणे 5। अब इसको हमें इस प्रकार से लिख लेना है कि 2 और 3 और 5 के फैक्टर में आ जाए। तो 2 में देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 मिल जाएगा, और 1 2 यहाँ पर छुपा हुआ है, ये 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3। तो यहाँ से देखिए सारे निकल आए, यानी 2 की घात कितना हो जाएगा, 2 की घात 3 यहाँ से मिल जाएगा, और एक 2 की घात 4, फिर 3 की घात देखिए एक ये है और 3 की घात 2 यहाँ पर है, तो 3 की घात हो जाएगा 3, और गुणे 5 की घात कितना होगा 1। क्लियर है। तो सिंपल आपको फैक्टर कर लेना है, और फैक्टर करके इसको आपको पावर के रूप में लिख लेना है, और ये बराबर किसके दिया गया है, ये यानी 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 टू द पावर c है कि माइनस c है, हाँ सॉरी ये ठीक है, 5 टू द पावर c दिया गया है। अब इसको कंपेयर करा दिया, a का मान कितना आ गया 4 आ गया, a बराबर 4, b बराबर कितना आ गया, b बराबर आ गया 3, और c बराबर आ गया 1 आ गया। बस अब निकालना क्या था हमको, ये वैल्यू हमको फाइंड करनी थी, इसी में मान रख दिया जाए, मान रख दीजिए, a की जगह पे 4 रखेंगे, तो 3 की घात कितना हो जाएगा 4, गुणे 2 की घात माइनस b, यानी 2 की घात कितना हो जाएगा माइनस b का मान देखिए 3 आया है, -3 गुणे, फिर है c की घात, c बराबर है 1, यानी 5 की घात -1, 5 की घात कितना हो जाएगा -1। इसी को आपको सब सॉल्व कर लेना है। ये कितना हो जाएगा, 3 की घात 4, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 81 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8, लेकिन ये माइनस में तो बटे में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/5। बस इसी को आपने लिख दिया, ये हो गया आपका 81/40, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 81/40। ठीक है, समझाने का यहाँ पर पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हमको समय का भी ध्यान रखना है, जिससे कि पूरा पेपर तो नहीं डिस्कस हो पाएगा, लेकिन जितने भी प्रश्न हो पाएंगे इसको हम लोग 2 या 3 लेक्चर में सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 आएगा, पहला ऑप्शन आएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, इसमें देखिए एक ये डायग्राम बना था, ये देखा है तो रीजनिंग का प्रश्न है, सिंपल इस प्रकार से दिया गया था, ये 3 4 x 8 27, ठीक है, ये दिया गया था, और यहाँ पर बस आपको x का मान, ये x का मान निकालना था। तो देखिए कंपेयर करा दीजिए, 2 का क्यूब दिया गया था 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, तो जाहिर सी बात है 1 का क्यूब कितना होगा, यानी x का मान 1 आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार के प्रश्न देखिए, अगर थोड़ी सी भी आपके मैथमेटिक्स पर पकड़ होगी तो आपका ये प्रश्न गलत नहीं हुआ होगा। तो x का मान कितना आ गया 1, यानी यहाँ पर सारे क्या लिखे थे, क्यूब लिखे थे, है ना। 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 95 था। इसमें पूछा गया था, थ्योरेटिकल प्रश्न था ये, किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है, किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया था आपको, इसमें ऑप्शन नंबर 3 होगा आयत चित्र द्वारा, आयत चित्र द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर था ये
तीसरा आयत चित्रधारा, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है। बंटन वगैरह का प्रश्न है, इसको आप याद कर लीजिए, किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 96, बहुत ही मजेदार है, हम लोग इसको परसेंटेज में पढ़ भी चुके हैं। इसमें था एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी। पूछ रहे हैं कि इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे कि उसका क्षेत्रफल ना बदले, जिससे क्षेत्रफल ना बदले। ठीक है, ठीक है, पेपर नहीं दिए, मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूं पूरा, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं क्वेश्चन, अगर इसके पास नहीं है तो इसीलिए मैं पूरा प्रश्न बोल रहा हूं, फिर से बोल दे रहा हूं। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले। देखिए बहुत ही ये सब प्रश्न ऐसे हैं, अगर आपकी पकड़ है चैप्टर पे तो एकदम आप देखते ही आंसर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे, और अगर नहीं पकड़ है तो भी आप कर सकते थे, लेकिन टाइम लगेगा तब। कह रहा है लंबाई में 60% की वृद्धि की गई, तो हम लोग प्रतिशत में क्या करते थे, 100 मान के लगाते थे। भाई 100 है मान लीजिए इसकी लंबाई, अब 60% की वृद्धि की गई यानी कितना हो गया 160। ठीक, अब कह रहे हैं कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये परिवर्तन हुआ लंबाई में 160 का, अब इसमें कोई परिवर्तन ना हो यानी इनका डिफरेंस दोस्तों पहले देखिए कितना आ रहा है, 60 का डिफरेंस आ रहा है। अब जो भी कमी होगी, भाई चौड़ाई में कमी करनी है, तो हमने क्या सीखा था परसेंटेज में कि अगर हमें कोई चीज कम करना है तो बड़ा नंबर नीचे रखते हैं, बटे में क्या आ जाएगा 160 और प्रतिशत निकाल दीजिए, यही आंसर हो गया। 4 चौक 16, ये हो जाएगा 25, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 75 बटे 2, ये कितना आ जाएगा दोस्तों 37.5%। ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। क्लियर है, देख कितनी आसानी से आपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया, और बाकी प्लस माइनस एक्स वाले फार्मूले से भी आप निकाल सकते थे। चलिए जल्दी से बता देता हूं, कह रहे हैं कि लंबाई में 60% की वृद्धि हुई तो प्लस 60 माइनस कमी कह रहा है, मान लीजिए एक्स की कमी की गई तो माइनस कितना हो जाएगा 60x और बटे 100, कोई परिवर्तन नहीं यानी 0। ठीक, देखिए यही फार्मूला था, फार्मूला ये तो था प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, ये फार्मूला था आपका। यहाँ पर रख दिया, लंबाई में 60% की वृद्धि, चौड़ाई में x की कमी हो गई और माइनस 60x बटे 100 और कोई परिवर्तन नहीं यानी 0। इसी को आप सॉल्व कर लेना है, यहां से भी जब आप सॉल्व करेंगे तो x का मान निकल के फिर यही आ जाएगा, ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं। चलो भाई अगले पे आते हैं। बहुत ही ये बढ़िया प्रश्न था, ये बहुत होगा गलत हुआ और लोग समझ ही नहीं पाए इसमें करना क्या था। 97 नंबर क्वेश्चन था, एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में, एक घन का आयतन, घन है, घन का आयतन संख्यात्मक रूप में, घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है, उसकी भुजाओं की लंबाई के, भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करो, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखिए इस समय कंफ्यूजन ये हुआ कि भाई घन का आयतन जो है ये संख्यात्मक रूप में जो भुजाओं के बराबर है, इसमें लोग कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज होने कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए कैसे आपको इसको लगाना था। भाई घन अगर हम बनाएंगे, ऐसे तो बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा इसमें, ये आपका घन है, ठीक, अभी पूरा नहीं बनाया मैंने, इसलिए क्यों, क्योंकि इसमें भाई कितनी भुजाएं होंगी, 4 भुजा इसमें हो गई और 4 ही भुजा इसमें, 8 भुजाएं हो गई, फिर ये बनी 9,
ये बनी 10, ये बनी 11 और ये बनी 12। क्लियर है? यानी कितनी भुजाएं हो गई? 12। तो ये कह रहा है घन का आयतन संख्यात्मक रूप से भुजाओं की लंबाई के योग। तो अगर एक भुजा की लंबाई है a, हमने मान लिया कि घन की जो भुजा है ये आपका घन है और घन की एक भुजा की लंबाई अगर a है तो ऐसी कितनी भुजाएं हैं? इसकी 12 है। तो घन का जो आयतन हो जाएगा, घन का आयतन हो जाएगा दोस्तों, वो बराबर हो जाएगा किसके? 12 a के, क्योंकि संख्यात्मक रूप में भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। तो ये आपने कर दिया 12 a। समझ में आया 12 a क्यों आया? क्योंकि कुल भुजाएं कितनी है? 12 और एक भुजा की लंबाई हम मान रहे हैं a, तो हो जाएगा 12 a। तो घन का आयतन क्या होता है? a क्यूब। इस घन का आयतन अगर निकालेंगे तो कितना होगा? a क्यूब होगा। a क्यूब बराबर हो जाएगा 12 a के। a से a कट जाएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 12। ये निकल के आया यहां से। और हमें निकालना क्या है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये कितना होता है दोस्तों? 6a स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। तो 6 और a स्क्वायर बराबर कितना है? 12। तो a स्क्वायर को यहाँ पे 12 रख दीजिए, 12 छंग यह जाएगा 72। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला 72, ये सही होगा। इसमें बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी गलत कर रहे थे इसको, लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भाई अगले पे आते हैं। अगले में कह रहे हैं 2018 में 98 नंबर का क्वेश्चन है। 2018 में अमित का वेतन रुपए 1,26,500 है। 1,26,500 रुपए है, ये इनका अमित का वेतन है। वर्ष 2016 में उसका वेतन, वर्ष 2016 में उसका वेतन प्रतिवर्ष क्रमशः 10%, 10% तथा 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। 2018 का वेतन ये है। तो 2016 में उसका वेतन ज्ञात कीजिए। तो 2016 में उसका वेतन ज्ञात करना है। क्लियर है? तो हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं, माना कि 2016 में जो इसका वेतन है वो है बराबर x के। ठीक है, x। अब पहले वर्ष पढ़ा 10%, यानी कितना हो गया? 110/100। फिर दूसरे वर्ष पढ़ा 15, यानी 115/100। और ये पढ़कर कितना हो गया 2018 में? 1,26,500। बस ये क्वेश्चन बन गई, यही सॉल्व कर लेना था आपको। क्लियर है भाई? पहले वर्ष में बढ़ा 10%, दूसरे वर्ष में 15 और ये बढ़ के हो गया 1,26,500 के। यही सॉल्व कर लीजिए। ये 0 0 कट जाएगा, 11 से काट दीजिए इसको। 11 एकम 11, 1 12, 11 एकम 11 और 11 25 55। ये 115 से पूरा पूरा कट जाएगा। 2 0 यहाँ से, 2 और 1 3 0 इधर चलाएगा, तो 1 2 1 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर सेकेंड था इसमें, सीरीज सी में। ठीक, इसकी सीरीज अलग होगी तो उसमें ऑप्शन वगैरह थोड़ा इधर उधर होगा, प्रश्न वही है सारे। तो आपका आ गया आंसर 1 लाख रुपए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कह रहे हैं कि दो संख्याओं का, 99 नंबर का प्रश्न है। कह रहे हैं कि दो संख्याओं का HCF, महत्तम समापवर्तक HCF है 6 तथा एलसीएम कह रहे हैं कि है 432 और एक संख्या दी गई है, संख्या जो है एक दी गई है कितना दोस्तों? 48। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। सीधा फार्मूले पर ही इसको रख के लगा देना है। ठीक, फार्मूला क्या होता है? एलसीएम गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, एलसीएम गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। सारे डेटा आपके पास हैं। एलसीएम कितना है? 432 है। HCF कितना है? 6 है। एक संख्या दी गई है 48 और आपको दूसरी संख्या निकालनी। दूसरी संख्या मान लेते हैं x। काट दीजिए इसको, 6 8 48
8 पंजे 40, 8 चौ 32, यानी x बराबर आ जाएगा 54। क्लियर है? कितना आ गया? 54 आ गया आपका x बराबर। बस ये आंसर था आपका। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, देखा है तो रीजनिंग बेस पे है पूरा ये। किसी महीने का तीसरा शुक्रवार, किसी महीने का तीसरा शुक्रवार, ये कह रहे हैं तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है। कब पड़ता है? 16वीं तारीख को पड़ता है। चलिए भैया अच्छी बात है। फिर कह रहे हैं तो उस महीने का चौथा मंगलवार, तो उस महीने का चौथा मंगलवार, चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा? अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न को हम करते कैसे हैं, सीधा सा फंडा है, कहने तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ा। चलो भैया 16वीं तारीख को ये था फ्राइडे, इतना तो कंफर्म है कि फ्राइडे था 16 तारीख को। अब भाई देखिए चौथा मंगलवार है तो फ्राइडे ये कौन सा है? तीसरा, ये है आपका तीसरा फ्राइडे। यानी कि अगर हम दूसरे फ्राइडे की बात करें तो 7 दिन पहले यानी 9 तारीख को, उसके पहले आएंगे फिर 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, यानी 2 तारीख को क्या है? ये है शुक्रवार, फ्राइडे। ध्यान दीजिएगा 7 दिन अगर पहले आएंगे तो भी शुक्रवार मिलेगा, फिर 7 दिन पहले आएंगे तो भी शुक्रवार मिलेगा। अच्छा अभी हम पीछे आए क्यों? क्योंकि हमें जाना है चौथे मंगलवार पे, तो हम पहला मंगलवार के लिए पता कर लेते हैं। तो भाई ये आया शुक्रवार, ठीक है, शुक्रवार आया 2 तारीख को, तो जाहिर सी बात है 1 तारीख को क्या होगा? गुरुवार रहेगा 1 तारीख को, ठीक। यानी कि अब इसके पहले तो नहीं होगा इस महीने में, ठीक। अब इसके आगे शुक्रवार आया, फिर शनिवार आएगा, फिर रविवार आएगा, फिर सोमवार आएगा और फिर मंगलवार आएगा। मंगलवार दोस्तों कब आया? 6 तारीख को आ गया मंगलवार। ये कौन सा मंगलवार है? पहला मंगलवार है। ये कौन सा मंगलवार है? ये है पहला मंगलवार। अब ऐसे ही आपको जाना है कौन पे? चौथे पे। तो 6 में 7 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 7 6 13। फिर आप इसमें 7 जोड़ेंगे 20 और फिर 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27। तो ये पहला मंगलवार था, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा, तो ये दोस्तों हो जाएगा चौथा मंगलवार और ये आपका आ गया आंसर 27। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन है 27। क्लियर है? अगला प्रश्न है दोस्तों 101 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है किसी आयताकार खेत का विकर्ण, किसी आयताकार खेत का विकर्ण कितना है दोस्तों? 17 मीटर है, 17 मीटर है, तथा परिमाप, तथा जो इसका परिमाप है वो दिया गया है 46 मीटर। परिमाप दिया गया है 46 मीटर। तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो खेत का क्षेत्रफल क्या करो, ये क्वेश्चन है आपका। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और देखा जाए तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके इसी पेपर में ही दिया गया था, अगर आपने गौर किया हो। इसीलिए मैं आपको जो पेपर स्टार्टिंग में हम लोगों ने सॉल्व करना शुरू किया था तो उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था ट्रिपलेट का, ट्रिपलेट वाला, वहां पर उसका यहाँ पे बहुत बड़ा यूज है। देखिए कैसे, एक आयताकार खेत का विकर्ण है 17। तो पहले हम देखते हैं आयताकार खेत बना लेते हैं, ये हो गया, और इसका विकर्ण दिया गया है कितना दोस्तों? 17, और परिमाप दिया गया है 46। परिमाप क्या होता है कि किसी भी आकृति का जो परिमाप है वो आप एक बिंदु से शुरू करिए और इसके चारों तरफ घूमते 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 यहाँ पर फिर आ जाइए, तो यही इस आकृति का परिमाप होगा। ये सीधी सीधी परिभाषा है। अब देखिए यहां पर क्या है भाई, विकर्ण है 17, ठीक, और ट्रिपलेट देखिए जो पहला प्रश्न हम लोगों ने लगाया था और उसका जो आंसर आया था ट्रिपलेट में वो कितना आया था? 8 15 और 17 ट्रिपलेट। ठीक है, देखिए पहले वाले प्रश्न पे जाइए, वीडियो को रिवाइंड करिए और देखिए ट्रिपलेट हम लोगों ने यूज किया था, जहां पर पाइथागोरस ट्रिक थी, उसका उपयोग यहां पर करेंगे। तो विकर्ण कितना है? 17 है, ये दिया गया है, और परिमाप कर रहे हैं 46 है। अब अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो 1 सेकंड का क्वेश्चन था। कैसे? देखिए ट्रिपलेट में
जो ट्रिपलेट होता है 8, 15 और 17 का, बस उसको यहां पर रख दीजिए, 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट। आंसर आ चुका है। देखिए आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई है 15, चौड़ाई है 8। आंसर हो गया आपका 15 गुणे 8 बराबर कितना दोस्तों, 120। यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका हम विस्तार रूप पढ़ेंगे जब हम लोग आएंगे मेंसुरेशन में। बस आपको इतना बता देता हूं कि जो ट्रिपलेट होता है, ये जो ट्रिपलेट बनते हैं, जैसे ट्रिपलेट बना आपका 3, 4, 5। अब ये ट्रिपलेट का काम क्या होता है, समकोण त्रिभुज का निर्माण करना। समकोण त्रिभुज का निर्माण यानी कि जो सबसे बड़ी भुजा है ये कर्ण कहलाती है। तो कर्ण का वर्ग यानी 5 का वर्ग कितना है 25, और 3 भुजा आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, 3 का वर्ग है 9 और प्लस 4 का वर्ग है 16। देखिए कितना आ गया 25, 16 और 9 25 आ गया। तो वैसे ही ट्रिपलेट तभी बनता है जब आधार और लंब इन दोनों के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो यहां पर भी देखिए 8 का वर्ग कितना होता है 64, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। दोनों जोड़ दीजिए 225 और 64, तो कितना आ जाएगा 289। और ये किसका स्क्वायर है दोस्तों, 17 का स्क्वायर है। बहुत ही ये मजेदार ट्रिक होती है, इसकी सहायता से आप समझिए क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो यही क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कम से कम 1 या 2 मिनट का समय जरूर लग जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रिपलेट का हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर आंसर आ चुका है 120। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर। 102 में क्या कह रहा है, ये आया था प्रश्न 2 की घात -1 और उसके बाद ये महिला ब्रैकेट लगा था, फिर -1 का सरलीकरण से प्राप्त संख्या होगी। अब इसका सरलीकरण से प्राप्त संख्या थी और ऑप्शन दिया गया था, जैसे पहला ऑप्शन था अभाज्य संख्या, पहला ऑप्शन था अभाज्य संख्या, दूसरा ऑप्शन था सम संख्या, दूसरा ऑप्शन था सम संख्या, और तीसरा ऑप्शन दिया गया था इसका 2 का गुणक, 2 का गुणक, और जो चौथा ऑप्शन था दोस्तों वो था सम विषम संख्या दिया था, विषम संख्या। 4 ऑप्शन दिया गया था। अब पहला काम तो ये करना है, इसको सिंप्लीफाई करना था। मेन मुद्दा ये है इसको जो है आपको सिंप्लीफाई कर लेना था। अब 2 की घात -1, 2 की घात -1 का मतलब क्या है दोस्तों 1/2, और फिर से इसकी पावर -1 हो गई। यानी -1 का मतलब ही होता है पावर में कि बस अंदर अंश और हर को पलट देता है, इसका काम इतना ही है। तो फिर ये माइनस इसको पलट देगा तो कितना आ गया 2, किया गया। अब ऑप्शन में देख लीजिए 2 कहाँ फिट होता है, 2 अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है, सही है। फिर है 2 सम संख्या है, बिल्कुल है। 2 का गुणक है, ये तो भाई दिख ही रहा है। तो 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। विषम संख्या ये गलत हो जाएगा, ठीक। तो 2 क्या है, विषम संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है, बिल्कुल सही है, सम संख्या है, और 2 का गुणक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, बी और सी, तीनों ऑप्शन सही होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन जो है इसका आंसर सही होगा, ए, बी और सी तीनों। क्लियर है। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। ये भी एक परिभाषा है, इसको जल्दी से देखिए। पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मैं बोल दे रहा हूं, पहला ऑप्शन इसका सही था, एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है भाई, एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है। जैसे देखिए 9 ले लीजिए, भाज्य है, 3 से कट जाएगी, ठीक है, लेकिन विषम संख्या भी है। तो इस प्रकार से और जो ऑप्शन दिए गए थे वो गलत थे, पहला ऑप्शन सही था। तो इस पर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। जो डिस्कशन योग्य प्रश्न है उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए अगले पे आते हैं। अगला है 104 नंबर का प्रश्न है, कह रहे हैं एक बहुभुज के अंतः और बाह्य कोणों का अंतर 60 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। अब हम कोई भी एक बहुभुज बना लेते हैं और देखते हैं कि होता क्या है कहानी। कोई भी एक बहुभुज बना लीजिए, कैसा भी, जो भी आपको समझ में आए। इससे एक निष्कर्ष ये निकलेगा। चलिए पंचभुज बना लेते हैं, चतुर्भुज बना लीजिए, जो भी आपको समझ में आए पंचभुज बना लीजिए। कुल मिला के मैं इसलिए अलग अलग आकृति ले रहा हूं जिससे आपको ये समझा सकूं कि बाह्य कोण और अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 आता है। जैसे देखिए
इस रेखा को मैं आगे बढ़ा दूं तो ये अंतःकोण हो गया, ये समकोण बन रहा है, और ये बाह्यकोण हो गया, तो इनका योग कितना आएगा 180 आएगा। ऐसी कोई भी ले लीजिए, जैसे ये ले लीजिए आप, इसको बढ़ा दीजिए आगे, तो ये अंतःकोण हो गया, ये बाह्यकोण हो गया, तो अंतःकोण और बाह्यकोण ये एक सीधी रेखा पर ही तो बनेंगे, तो इनका योग हमेशा कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब यही दिया गया था प्रश्न में कि एक बहुभुज के अंतः और बाह्य कोणों का अंतर, तो अंतः कोण और बाह्य कोण का अंतर, तो चलिए यहाँ ले लेते हैं, अगर ये अंतः कोण हम x मान लेते हैं और बाह्य कोण मान लेते हैं y, तो इनका अंतर दिया गया है x माइनस वाई बराबर 60, ये दिया गया था। अब अंतः और बाह्य कोणों का योगफल कितना हो जाएगा x प्लस वाई, देखिए कितना है 180, ये प्रॉपर्टी है, इसको याद कर लीजिए 180। अब यहां से सॉल्व कर लिया जाए तो ये y बाई कट जाएगा और 2x बराबर कितना आ जाएगा 8 से 14, यानी x बराबर आ गया 120 डिग्री, यानी कि अंतः कोण आपका निकल आया। x क्या है अंतः कोण, देखिए x आपने अंतः कोण माना था, कितना आ गया 120 निकल के आ गया। अब क्या करना है आपको, पूछा गया है कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करो, तो अंतः कोण का फार्मूला होता है n-2 गुणे 180 बटे n, ठीक। किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का ये मान होता है। ये क्या होता है, किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान, ठीक, ये होता है n-2 गुणे 180 बटे n। अब इसी में वैल्यू पुट कर दिए, किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान। अब अंतःकोण आप निकाल चुके हैं 120 बराबर हो जाएगा n-2 गुणे 180 और बटे n, 0 से 0 काट दीजिए, 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 2n बराबर 3n माइनस 6, 2n को इधर भेज दीजिए तो ये रहेगा 3n माइनस 2n, इधर आ जाएगा 6, यानी n बराबर कितना आ गया दोस्तों 6 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया 6, पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। भुजाओं बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी आ गई दोस्तों 6 आ गई। देख क्वेश्चन अच्छे आए थे मैथमेटिक्स के, खासकर भाई जैसे टेट और सीटेट की तैयारी करते हैं जो स्टूडेंट, तो उसमें से कुछ लोगों की मैथ्स वीक भी होती है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो पेपर अच्छा आया था। लेकिन जो भी लोग वीडियो लेक्चर अगर देख रहे होंगे शुरू से लेकर के अभी तक जितने भी वीडियो लेक्चर बने हैं, खासकर जो प्रतिशत से लेकर के अगर कंटिन्यू कर रहा होगा लेक्चर को, तो उसको कहीं पर भी अब जो भी एग्जाम हो देगा उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली अगर आप प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 105। क्या कह रहे हैं, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या। तो एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या भाई कितनी होगी, अनंत होगी, इनफाइनाइट होगी। देखिए बिंदु कितने भी आप बनाते रहिए, ऐसे चलता रहेगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला असंख्य। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर, कह रहे हैं एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई तथा एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, एरो नीचे बना लो, यानी घटाई गई। फिर चौड़ाई 20% घटाई गई, चौड़ाई जो है ये 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई जो है वो 5% से बढ़ा दी गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में क्या परिवर्तन हुआ, कमरे के आयतन में परिवर्तन पूछा गया था। देखिए प्रतिशत में हम लोगों ने फार्मूला डिस्कस किया था, आप फार्मूले से भी लगा सकते हैं, 100 मान के भी हम लोग लगाए थे। चलिए फार्मूले से ही देख लेते हैं। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100 आप लगाएंगे, तो दो वाली फार्मूला लगेगा, ठीक। किसी भी दो पर, जैसे इन दोनों पर पहले लगाएंगे, दोनों घट रहा है, देखिए एरो नीचे है, दोनों क्या है, लंबाई भी घट रही है चौड़ाई भी घट रही है, तो क्या लगाएंगे माइनस हो जाएगा, ठीक है। लंबाई चौड़ाई दोनों घट रही तो माइनस होगा, यानी कि -10 -20 माइनस माइनस प्लस 10 गुणे 20 बटे 100, ये हो जाएगा, ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 20 और 10 -30 और प्लस 2, ये हो जाएगा -28%। अभी आंसर नहीं आया है आपका,
ये केवल इन दोनों पर भी एप्लीकेबल हुआ है, ठीक है। तो ये आ गया कितना, -28%। अभी क्या करें, ऊंचाई 5% से बढ़ रही है, तो अब इसमें 5% से ऊंचाई बढ़ाएंगे तो हो जाएगा +5%, यानी फिर से फॉर्मूला लग गया -x + x, और ये हो जाएगा प्लस माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -28 × 5 और बटे 100। 28 में से 5 नहीं, कितना हो जाएगा 23 माइनस साइन के साथ, और -28 पंचे 140, और 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, ठीक। तो 1.4, तो ये कितना आ गया 23 और 1 24, माइनस के साथ 24.4%। देखिए आंसर आ गया है आपका पहला वाला। तो आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, 24.4% से आयतन घट जाएगा। घट जाएगा क्यों, क्योंकि भैया माइनस साइन आ रहा है, इसलिए आयतन क्या होगा, घट जाएगा। क्लियर है। चलिए भाई अगले प्रश्न पे आते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न है 107। कहे किसी कमरे की 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे लंबाई दी गई है, और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये इस प्रकार से फर्श है। अब इसमें कह रहे हैं कि वर्गाकार आपको टाइल्स लगानी है, ठीक है, वर्गाकार टाइल्स लगानी है तो उसकी संख्या बतानी है। ऐसे करके टाइल्स रखी जाएंगी वर्गाकार, तो कुल ऐसी कितनी टाइल्स फिट हो पाएंगी। तो दोस्तों लंबाई देखिए मीटर और सेंटीमीटर में दिया गया है, तो इसको सेंटीमीटर में बदल लीजिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1500 मीटर और प्लस 17, 1500 सेंटीमीटर और प्लस 17, यानी लंबाई हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर। और इसको भी आप सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 9 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, कितना हो जाएगा 900, और 2 ये हो जाएगा आपका 902 सेंटीमीटर। देखिए हमेशा ध्यान रखना है कि यूनिट आपको एक होना चाहिए, ये नहीं कि 1 मीटर में चल रहा है, 1 सेंटीमीटर में, 1 किलोमीटर में, ठीक। किसी एक यूनिट में आपको सारा कन्वर्ट कर लेना है। तो हमेशा बड़े से छोटे में आप जब जाएंगे तो आसानी होती है, इसलिए हमने मीटर को क्या किया, सेंटीमीटर में बदल लिया। तो लंबाई हो गई 1517 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो गई 902 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर टाइल्सों की संख्या, इस प्रकार के प्रश्न में क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई दोनों का HCF निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं दोस्तों, HCF इसका 15, 17 और 902 का, इसका हम निकालेंगे HCF। अब देखिए HCF कैसे निकालेंगे भाई, HCF ऐसी संख्या है ये कि आपको देखना पड़ेगा किससे विभाजित हो रहा है। तो देखिए 9 और 2 11, 9 और 2 11, 11 से ये कट जाएगा, ठीक। 11 की विभाजता का नियम देखिए, 11 से कट जाएगा, तो 11 8, इसको हम ब्रेक करेंगे तो 11 8 88 और 2 90, तो 11 दूना 22, ये आ गया, ठीक। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 चौक 8, 2 एकम 2 गुणे 2 गुणे 11, ये ब्रेक हो 902, ठीक है। 41 टूटेगा नहीं, ये आ गया। अब देखिए भाई 11 2 और 41 आ रहा है, 2 से तो ये कट नहीं रहा है, 11 से भी ये नहीं कटेगा, क्योंकि अल्टरनेट नंबर का सम क्या है भाई, 11 की डिविजिबिलिटी का नियम ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो बचा 41, यानी 41 से जरूर कटेगा। देखिए 41 तिहाई 3 बार जाएगा, ये 41 तिहाई 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 123, 151 माइनस कर दीजिए, 11 में से 3 नहीं 8, और यहाँ बचेगा 2 1। अब ये 7 कितनी बार चला जाएगा, ये ठीक है 7 बार चला जाएगा, ठीक है भाई, ये 7 आया, तो 7 और 7 कम 7 और 7 चौक 28। तो कुल मिला के चलिए काटते हैं सीधा। अब कैलकुलेशन अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, जब ये आएगा चैप्टर तो हम लोग डिस्कस करेंगे, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। 41 से मैं सीधा सीधा काट रहा हूँ, 41 तिहाई कितना हो जाएगा 123, और 28 बच जाएगा तो 41 7, यानी ये टूट जाएगा 41 और 37 में। यानी कुल मिला के HCF कितना आ गया, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो HCF आ गया 41। तो जो टाइल्स लगेगी वो कितने की लगेगी, 41/41 की, वर्गाकार जो टाइल्स होगी। क्लियर है भाई, वर्गाकार जो टाइल्स होगी वो लगेगी कितने, 41/41 की। तो टाइल्स की संख्या हो जाएगी
1517 गुणे 902 और बटे 41 गुणे 41। अब देखिए काट दीजिए, 41 से कट जाएगा, ये 41 गुना 82 और 8 90 41 गुना ये कट जाएगा। 41 से अभी आपने सॉल्व किया था, ये कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। तो कुल मिला के ये कितना आ जाएगा 37 और गुणे 22। ठीक है, तो 37 गुणे 22 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 814। ये आंसर आएगा 814। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ इसमें अच्छे पूछे गए थे, थोड़ा कैलकुलेटिव भी थे, लेकिन अगर आपकी पकड़ बढ़िया है तो आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते थे। चलिए अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 108। कह रहा है कि गुणनफल 21 53 की पावर 167 में इकाई का अंक। देखिए बहुत ही तो भाई लगभग सभी को इकाई का अंक तो फेवरेट होता है, सभी का निकालना लगभग सभी को आता होगा, लेकिन चलिए देख लेते हैं। भाई इकाई का अंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये घात लगी होती है, जो पावर लगी होती है, इसमें अंतिम के दो अंकों को हम 4 से भाग देते हैं। तो 4 से भाग दीजिए तो कितना आएगा, भाग देने पर जो शेष बचता है उसको हम लिख लेते हैं पावर में। तो 4 × 4 और 2 6, 4 से 24, तो पावर में कितना बच गया 3 और अंदर कितना है 2153। अब हमें केवल ये वाली संख्या देखनी है, 3 की घाते 3, इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि केवल इकाई का अंक याद करना है। तो 3 की घात 3 कितना हो जाएगा 27, इकाई का अंक कितना आ गया दोस्तों 7 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 109 पे। 109 कह रहा है यदि एक भिन्न के अंश को 20%, एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% से बढ़ा दिया जाता है। अंश को 20% से बढ़ाया जाता है और हर को 25% से बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाती है। तो भिन्न कितना हो जाती है 3/5 हो जाती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करो। तो क्या ज्ञात करना है आपको, मूल भिन्न ज्ञात करना है। चलिए भाई देखते हैं क्या है। अब मूल भिन्न जो ज्ञात करना है इसको हम मान लेते हैं कितना x/y। तो x/y हमारी मूल भिन्न है। अंश में कितने का बढ़ोतरी होता है 20% का, यानी गुणे 120, और हर में 25 यानी गुणे 125 बराबर भिन्न कितनी हो गई 3/5। बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। तो ये कट जाएगा 5 दूनी 10 और 2 12, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 55 25, 5 से कट जाएगा 55 25 और 3 8 24। x/y बराबर ये 5 इधर ऊपर आ जाएगा और 8 नीचे चला जाएगा। आ गया आपका 5/8 आंसर। ठीक, मूल भिन्न आपने माना था x/y और x/y आ गया 5/8। तो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए भाई अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है। इसमें पूछा था क्वेश्चन नंबर 10 में, जल्दी से देख लीजिए। कह रहा है कि 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं, और ऑप्शन दे रखा है इसमें। ऑप्शन देख लीजिए जल्दी से क्या है। पहला है 5 2 4 0, दूसरा ऑप्शन है 5 2 2 0, तीसरा ऑप्शन है 9 7 1 2 8 और चौथा ऑप्शन है 9 7 1 2 4। ये दे रखा था। अब देखते हैं जल्दी से इसमें, भाई 8 से कोई संख्या कब विभाजित होती है। इसमें पूछा गया था 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 8 की विभाषा क्या क्या नियम है कि अंतिम के 3 अंक या तो 0 हो जाए, अंतिम के 3 के तीनों अंक या तो 0 हो जाए, और या तो तीनों 8 से कट जाए। 3 अंक यानी ये 3 ये 3 ये 3 और ये 3 हमें चेक करना है। तो 8 3 24, पहला ऑप्शन देखिए 8 3 24 कट गया, यानी पहला ऑप्शन सही है, 8 से कट जाएगा।
ये 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 20, 2 22 6 नहीं कटेगा, ये गया। यहाँ पर आइए 8 कम 8 और 4 12, 8 6 48, यानी ये भी कट जाएगा 8 से, ये भी विभाजित होगा। और ये 8 कम 8 4 12, ये नहीं कटेगा। यानी पहला और तीसरा ये दो ऑप्शन है जो 8 से पूरे पूरे कट जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 में दिया गया है पहला और तीसरा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 111 पे। क्वेश्चन नंबर है 111। इसमें कह रहे हैं त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीट्स होते हैं। अब त्रिभुजाकार प्रिज्म की बात कर रहा है तो प्रिज्म बना के देख लेते हैं चलिए जल्दी से। ये हमारा बन गया प्रिज्म। अब देखिए कैसे बना प्रिज्म। ये मिल गया, ये मिल गया और ये मिल गया। ठीक, अब देखिए प्रिज्म ये दिख रहा है आपका। भाई प्रिज्म क्या है, त्रिभुज है। एक त्रिभुज और दो त्रिभुज एक दूसरे के आमने सामने रख दीजिए और उसको भर दीजिए, ठोस रूप ले ले तो क्या बन जाएगा प्रिज्म। अब देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 शीट्स बन रहे हैं। ठीक भाई, एक त्रिभुज में कितने शीट्स होते हैं, 3 होते हैं। प्रिज्म जब बनेगा तो 2 त्रिभुज होंगे तो शीट्स कितने हो जाएंगे, 6 शीट्स हो जाएंगे। यानी कि इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला। फिर कह रहे हैं अगला है इसका क्वेश्चन नंबर है 112। कह रहे हैं रुपए 10 की 6 की दर से, रुपए 10 की 6 की दर से केले खरीद कर 6 में 4 की दर से बेचने पर, इतने में खरीदा इतने में बेच दिया, कितने प्रतिशत की हानि होगी। कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो भाई ये खरीदा यानी ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया और ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब हानि हो रही है तो जाहिर सी बात है क्रय मूल्य ज्यादा होगा इसका और विक्रय मूल्य कम होगा। भाई 10 रुपए में 6 की दर, यानी 10 रुपए में 6 सामान मिला। ठीक, और यहाँ पर 6 रुपए में कितना सामान मिल रहा है, 4 सामान मिल रहा है। तो पहले इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं चाहे तो 2 3 6 और ये कट जाएगा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 2 3 6। अब देखिए 3 और 2 कितना आ रहा है, 6 से गुणा कर दिया जाए दोनों में, 6 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 यानी 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, यानी 10 रुपए में खरीदा और 9 रुपए में बेच दिया। 10 रुपए में खरीदा 9 रुपए में बेच दिया। 1 रुपए की हानि हुई, कितने पर हुई, 10 रुपए पर गुणे 100% में निकालना है, कितना आ गया 10% की हानि आ जाएगी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा। देखिए इसकी हम लोग एक पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ कंसेप्ट आपको ना समझ में आ रहे हो, भाई आपका लगाने का तरीका दूसरा होगा। मैं यहाँ पर शॉर्टेस्ट तरीका बता रहा हूँ, सबसे आसान तरीका आपको, और जो एग्जाम में सबसे जल्दी आंसर दे सके। बाकी जब हम लोग चैप्टर्स इसके पढ़ रहे हैं जैसे जैसे, वहां पर आप जाके पूरा इसका डिस्क्रिप्शन फॉर्म देख सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने लगाया लाभ हानि वाला ये प्रश्न, आप लाभ हानि का चैप्टर पढ़िए शुरू से, लेक्चर नंबर 1 से लेकर के जितने भी लेक्चर हैं, तो आपका ये सब कंसेप्ट एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। फिर है अगला प्रश्न है 113। इसमें कह रहे हैं रिक्त स्थान के लिए कौन कौन से विकल्प सही हैं। यानी कि 1 ग्राम बराबर बोल रहे हैं कितने किलोग्राम। इसमें कई ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन दिया गया है 1/1000 किलोग्राम, बिल्कुल सही है। भाई 1 ग्राम में कितना, 1/1000 किलोग्राम होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है 10⁻³ किलोग्राम, भाई ये भी बिल्कुल सही है। 10⁻³ किलोग्राम, चाहे इसको ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, ये भी सही है। अब सी ऑप्शन दिया गया है 0.0001, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 4 जीरो लग गया है ना 4 अंक के बाद। और डी ऑप्शन दे दिया गया है 1000 किलोग्राम, ये भी गलत है। यानी कि पहला और दूसरा ये दोनों ऑप्शन सही होंगे तो आंसर हो जाएगा आपका
पहला वाला जिसमें ए और बी ऑप्शन दिया गया है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 114 पर आते हैं। 114 में कह रहा है कि 0.01 का स्क्वायर को प्रतिशत के रूप में लिखने पर फिर यहां भी देखिए ऑप्शन दे रखा है इसने, कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए। अब ये क्या लिखा है 0.01 गुणे 0.01। अब इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे, तो ये भाई 4 इनके पहले दशमलव लग जाएगा, 1 2 3 4 ये आ जाएगा। अब जब इसको प्रतिशत बनाना है तो ये दशमलव हटेगा और 1 2 3 4 जीरो लग जाएगा। भाई 4 अंक 4 जीरो लगा दीजिए और गुणे 100, ये 2 जीरो कट जाएगा, यानी कितना आ गया 1/100%। अब ऑप्शन देखते हैं। अब ऑप्शन में आया है, पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है ए वाला 0.01%, बिल्कुल सही है। देखिए भाई ये तो लिखा है, चाहे 1/100 लिखिए चाहे 0.01% लिखिए, बिल्कुल सही। तो पहला ऑप्शन सही है। और जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है बी में कह रहे हैं 1/100, बस खाली 1/100 लिख दिया है इन्होंने, प्रतिशत नहीं लगाया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, प्रतिशत लगाना जरूरी है। सी में कह रहे हैं केवल 1%। फिर डी में आइए, डी में कह रहे हैं 1/100%। तो कौन सा, पहला और डी, ये दोनों सही होंगे, पहला और चौथा ऑप्शन दोनों ये सही हो जाएंगे। ऑप्शन देख लीजिए, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पे। कह रहे हैं कि यदि दो संख्याओं का अंतर, उनके अंतर तथा गुणनफल, दो संख्याएं ले लेते हैं a माइनस b, दो संख्याओं का अंतर, फिर लिख देता हूं, दो संख्याओं का अंतर 5 है तथा गुणनफल 36 है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 5 है तथा गुणनफल 36 है, तो उनके व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात करो। व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात करना है इसमें। चलिए भाई देखते हैं क्या निकालना है। अब अगर हम दो संख्याएं लेते हैं a और b, तो इनके व्युत्क्रम का अंतर यानी a माइनस 1/b ये निकालना है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, a और b एलसीएम आ जाएगा तो हो जाएगा b माइनस a, ये निकालना है आपको। क्लियर है? अब चलिए देखते हैं। तो दो संख्याओं का अंतर दे रखा है, यानी कि आपको दे रखा है a माइनस b दे रखा है 5, और गुणनफल यानी a इंटू b दे रखा है 36। ठीक, अब अगर देखा जाए तो यहां पर अगर हम डिवाइड कर दें, इसमें डिवाइड कर दें, खाली a माइनस बी को इससे a b से डिवाइड कर दें, तो जब इसमें ये डिवाइड होगा a से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1/a कट जाएगा b माइनस 1/a। और देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 1/a माइनस 1/b। तो ऑप्शन हो जाएगा, तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा 5/36। 5/36। देखिए a माइनस बी कितना है 5 है, और a इंटू बी कितना है 36 है, और यही हमको निकालना था। क्लियर है? अब देखिए a और b आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कौन a है कौन b है, तो आप ये मत सोचिए। ऑप्शन के हिसाब से देखिए, माइनस में अगर नहीं दिया है तो आप 5/36 लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही। तो क्वेश्चन नंबर है 116। इसमें पूछा गया था कि यदि a प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन ए प्लस सी प्लस ए अपॉन, सॉरी इक्वल टू है यहाँ पे, बराबर सी प्लस ए अपॉन बी,
इज इक्वल टू के। तो के का मान ज्ञात करो, यहां पर आपको के का मान बताना है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में क्या होता है, ये साइक्लिक टर्म होते हैं, ये जो भी टर्म लिखे हुए हैं सब साइक्लिक हैं, यानी चक्रीय हैं। देखिए ए बी सी, फिर बी सी ए, सी ए बी। इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है भाई, सब ये तीनों टर्म बराबर किसके हैं, के की, तो अलग अलग बराबर करा दीजिए, यानी ए प्लस बी बटे सी बराबर किसके दिया गया है, के के, तो ये के बराबर हो गया। फिर ऐसे इसको कर दीजिए, बी प्लस सी बटे ए बराबर के है, और ये सी प्लस ए बटे बी बराबर के। ठीक, तो यहां से सबका मान निकल आएगा। देखिए ए प्लस बी बराबर किसके आ गया, के सी के। ऐसे ही ये देखेंगे तो बी प्लस सी बराबर आ गया के ए के, और यहां पे आ जाएगा दोस्तों सी प्लस ए बराबर के बी के। तीनों जोड़ लिया जाए, यानी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, तीनों जोड़ लिया जाएगा। 1 + 2 + 3, तीनों इक्वेशन को जोड़ लेते हैं। तो जैसे तीनों इक्वेशन आप जोड़ेंगे, चलिए यहीं पे जोड़ लेते हैं। तो ए 2 बार आया है, बी भी 2 बार आया है, और सी भी 2 बार आया है, तो कितना हो जाएगा 2a + b + c हो जाएगा। और यहां पर देखिए के आ जाएगा कॉमन, और ब्रैकेट में रहेगा a + b + c, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये कट जाएगा ए बी सी दोनों तरफ, और के बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। के बराबर कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, इसका सही होगा 2, के बराबर। अगला है क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 में ये थोड़ा अच्छा प्रश्न था, इसमें कई लोगों ने गलत कर दिया। इसमें त्रिभुज की बस खाली प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए थी। पूछा गया था इसमें निम्नलिखित में से कोई 3 मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से 3 मापों को लेकर, तो 3 माप को लेना है आपको, और जो माप दी गई है वो क्या क्या दी गई है, 1.2 सेंटीमीटर, फिर है 4.2 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर और 8.1 सेंटीमीटर, ये दिया गया था। ठीक, अब इसमें से लेकर के आपको त्रिभुज पूछा गया था कि 3 मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। अब देखा जाए तो क्वेश्चन थोड़ा घुमाने वाला था, ठीक, लेकिन देखा जाए तो बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पर बस केवल एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो त्रिभुज की किसी भी 2 भुजा का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए ये 2 भुजा लेते हैं इसके साथ, ठीक है, यानी इन तीनों भुजाओं से त्रिभुज बनाएंगे, तो क्या संभव होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 2 भुजाएं अगर आप लेते हैं जो छोटी भुजाएं, ठीक है, सबसे छोटी भुजा ये दोनों है, इन दोनों का अगर योग करेंगे आप तो ये इससे बड़ा नहीं आएगा। ठीक है, यानी जो भी 2 छोटी भुजाएं अगर आप लेते हैं तो उनका योग हमेशा बड़ी वाले से बड़ा आ जाएगा। क्लियर है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर केवल यही 3 संख्याएं होंगी जिनसे एक त्रिभुज पॉसिबल होगा। क्यों, क्योंकि जब इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा। जोड़ के देखिए आप, 9 2 11 के 1 और 5 4 9 1 10, ये आ जाएगा। ये क्या है भाई, 10.1 8.1 से बड़ा है। तो इन 3 भुजाओं को लेकर के केवल एक ही त्रिभुज इससे बन पाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, इसका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहे हैं एक भिन्न का हर अंश के दोगुने से एक अधिक है। एक भिन्न का जो हर है वो अंश के दोगुने से, अंश को मान लेते हैं हम x, ठीक है, अंश को मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 118, अंश को हम मान लेते हैं x। तो कह रहे हैं भिन्न का हर अंश के दोगुने से, अंश के दोगुने से, तो x है तो इसका दोगुना हो जाएगा 2x + 1, ये हर हो जाएगा। ठीक, ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि भिन्न का हर अंश के दोगुने से एक अधिक है, ये बन गया आपका। अब कह रहे हैं अंश में 2 जोड़ने का, तो भिन्न के रूप में अगर आप इसको लिखेंगे तो अंश ऊपर आएगा x और हर नीचे आएगा 2x + 1 आएगा। क्लियर है, अब कह रहे हैं अंश में 2 जोड़ देते हैं। अंश में 2 जोड़ने पर
और कह रहे हैं कि हर में 3 घटाने पर, अंश में 2 जोड़ने पर और हर में से 3 घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या है, 1 प्राप्त होती है। तो ये क्वेश्चन बन गए। इसी को सॉल्व कर लीजिए। x का मान आ जाएगा, ये त्रियक गुणा होगा जब ये, तो x + 2 बराबर हो जाएगा, ये सॉल्व होकर कितना हो जाएगा 2x - 2, तो ये x इधर जाएगा तो 2x - x हो जाएगा और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। x का मान आ गया 4। ठीक है। अब देखिए इक्वेशन वगैरह सॉल्व करना आपको आना चाहिए, नहीं आता है कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हम लोग जब बेसिक क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स की पढ़ रहे हैं उसमें सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी हम लोग चूंकि पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो भाई कुछ कंसेप्ट हमको जल्दी जल्दी देखना पड़ेगा। x बराबर 4 आ गया। अब x बराबर 4 आ गया, इसका मान आप इसमें रख दीजिए। 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 है 9 और यहाँ पर रखेंगे तो जाएगा 4। ठीक, तो अंश आ गया 4, हर आ गया 9, तो भिन्न क्या बन जाएगी आपकी भाई, भिन्न देखिए, भिन्न बन गई आपकी 4/9। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, तीसरा ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 119, अगला है। 2 प्रश्न बचे हैं, जल्दी से डिस्कस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर है 119, इसमें क्या कह रहे हैं, सरल करना है। क्या लिया गया है, -9 ये ब्रैकेट में है, फिर है -8 + 24 भागे 13 - 7 और यहां भी बार लगा हुआ है, ये यहां तक। ठीक है। देखिए सिंप्लीफिकेशन में हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस लगाएंगे, या अगर अपलोड हो गए हमारे वीडियो तो उसमें आप देखिएगा, तो सिंप्लीफिकेशन में जब हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे तो वहां पर ये सब हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन वाले लेक्चर में। तो चलिए देखते हैं। वी बॉड मॉस यहाँ पे फॉलो होगा। वी बॉड मॉस क्या होता है, वी बॉड मॉस, ये रूल फॉलो होगा। ठीक, तो वी फॉर क्या है, वेंकुलर यानी बार, सबसे पहले बार सॉल्व होगा, फिर ब्रैकेट सॉल्व होगा। ठीक है, ब्रैकेट में भी सीक्वेंस होगा, फिर ऑफ, फिर डिवाइड यानी भाग, गुणा, जोड़ और घटाओ, ये सीक्वेंस होता है। ठीक, तो वही सीक्वेंस यहाँ पे आपको लगा देना है। तो सबसे पहले बार सॉल्व होगा, तो बार अगर सॉल्व होगा तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 13 में से 7 ये कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर भाग का निशान है तो 6 चौक 24। ठीक है, ये 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 4 आ गया तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा -8 और +4, ये यहां तक सॉल्व हो गया, और बाहर ब्रैकेट में बचा है -9, तो ये कितना आ गया -9 माइनस, और ये कितना हो जाएगा अंदर में -4, तो माइनस माइनस प्लस -9 और +4 यानी कितना आ गया -5 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है, यदि क्वेश्चन नंबर है 120, यदि कह रहे हैं कि मासा यानी कि HCF मासा दिया गया है जिसका A,8 बराबर है 4 और लासा दिया गया है आपको A,8 का 24। ठीक है, A का मान याद करना है आपको। क्लियर है, A का मान, तो सीधा फिर फार्मूला लगा देना है, LCM × HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो LCM क्या है 24 है, LCM है 24, HCF क्या है गुणे 4 है, और दोनों संख्याएं क्या है A और 8, दो संख्याओं का गुणनफल, तो हो जाएगा 8 × 24 यानी A बराबर आ जाएगा कितना 12 आ जाएगा। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा, लास्ट ऑप्शन इसका सही होगा। क्लियर है दोस्तों। तो ये हम लोगों ने टेट का, यूपी टेट का पेपर डिस्कस कर लिया है पूरा। 30 प्रश्न इसमें आए थे और सारे प्रश्न हम लोगों ने बारीकी से अध्ययन कर लिए हैं। कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत है किसी प्रश्न में तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए और उसका हम लोग सोल्यूशन बताएंगे। बाकी देखिए कंसेप्ट पे अगर आप जाएंगे तो कुछ कंसेप्ट ऐसे होंगे किसी प्रश्न में भाई जिसकी मैथमेटिक्स थोड़ा सा वीक होगी तो उनको असुविधा होगी। क्यों? क्योंकि मैं हम लोग पेपर डिस्कस करें, बार बार मैं बता रहा हूँ। तो आप लेक्चर खोलिए, लेक्चर वीडियो पे जाइए, उस पर्टिकुलर चैप्टर के, वहां पर आप देखिए तो बहुत ही अच्छे से आपको प्रश्न सारे समझ में आ जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग लेक्चर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।